नमस्कार। किसान आंदोलन के बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो अनवर्धन जी ने कहा कि हम एक अ, दिन की प्रोसीडिंग्स का एक वीडियो बना दिया करें जो सुबह 7 बजे चलेगा। आज रात तक का जो भी कार्यक्रम हुआ, किसान आंदोलन कहाँ पहुँचा, सरकार ने क्या किया, किसान आगू जो हैं, जत्थेबंदियाँ हैं या यूनियंस हैं, वो क्या चाहती हैं और सरकार किस बात को लेकर इनमें आपस में ठनी हुई है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। आपने देखा जब 2021 में किसान आंदोलन समाप्त हुआ, 3 कृषि बिल वापस हुए, रिपील किए गए, तो सरकार ने कुछ वादे किए थे। उस वादों में एमएसपी की गारंटी का कानून था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था, पॉल्यूशन से एग्रीकल्चर को ख़त्म करने की बात थी क्योंकि सर ये एक नरेशन गढ़ा जाता है कि पराली जला के पॉल्यूशन करते हैं किसान, और जबकि पॉल्यूशन पूरी सर्दी भर रहता है, खासकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में। और ये एनवायरनमेंट को लेके, व्हीकल पोल्यूशन को लेके ज़्यादा है और पराली को जलाने को लेकर नहीं है। उसके बावजूद पराली के संबंध में बहुत सारी चीज़ें, बेलर मशीन्स लाई गई, काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए गए जो उसका तय करते हैं या उसको बर्न करके उसको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ों में, और जो किसान शहीद हुए, उन पे 750 किसानों की जानें गई, उनमें उनके परिवार के लोगों को नौकरी या कॉम्पनसेशन, या लखीमपुर के केस जिसमें अजय मिश्रा टैनी अभी तक गृह मंत्री बने, वो गृह मंत्री बने हुए, उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन होगी कल बेल की फिर, क्योंकि उसमें विटनेसेस काफ़ी हैं। प्रोसिक्यूशन एविडेंस कितने साल और चलेगी कह नहीं सकते। इन सब मामलों को लेकर किसानों से जो वादे किए, वो सरकार ने वादा खिलाफी की और भूल गई। किसानों ने जब याद दिलाया तो वो मीटिंग के लिए चंडीगढ़ भी पहुंचे। अब ये जो मोर्चा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, जिसके जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा एक ही था, इसमें सारे यूनियंस जो थे देश भर की, करीब 200 से लेकर 250 यूनियंस जो थी उसमें कार्यरत थी। उसके बाद जब दो फाड़ हुए तो एसकेएम एक अलग हो गई और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के नाम से एक यूनिट अलग हो गई। और कुछ संगठन जो किसी भी उसमें शामिल नहीं थे, उन्होंने अपना किसान मजदूर मोर्चा बना लिया, जिसमें आज के दिन में करीब 80 से 90 यूनियंस हैं। कोई 80 और 100 के आंकड़े के बीच, कोई 100 कहता है, कोई 80 कहता है, तो 80 और 100 के बीच में यूनियंस हैं जो उसमें हैं। और जो शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे तैनात हैं इस समय। अब शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे कॉल दी थी किसान जत्थेबंदियों ने चंडीगढ़ में, जब टॉक्स फेल हो गई सरकार के साथ। सरकार ने कहा फिर से कमेटी बना देते हैं, तो उन्होंने कहा भाई अब कमेटी से काम नहीं चलेगा, अब तो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, 3 साल हो गए, अब इलेक्शन आ गए हैं, हम इसको या तो आप कानूनी जामा पहनाइए या खत्म करिए। सरकार का गोदी मीडिया एक नरेशन भी चलाता है। वो ये कहता है कि अगर एमएसपी देनी पड़ी तो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आटा महंगा हो जाएगा, चावल महंगा हो जाएगा, दाल महंगी हो जाएगी, सब्जी महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, जो कि एक बड़ी गलत बात है। एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किनको दी जाती है? जब किसान बीज खरीदने जाता है तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बीज कंपनियां, बड़ी बड़ी मंसेटो और बहुत सारी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, बिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करती हैं। उनका काम है बीज का रेट तय करना। सरकार उस बीज का वितरण कराती है, क्योंकि वैश्विक बीज, अब पहले तो बीज किसान खुद ही बना लेता था अपने खेत में, अब कहते हैं बीज आप बना नहीं सकते, बीज आपको खरीदने पड़ेंगे। डीएपी खाद का रेट सरकार तय करती है, यूरिया का रेट सरकार तय करती है, और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं या जो सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एनपीके है, जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम और ये सब चीज़ें आती, नाइट्रोजन, एनपीके के रेट भी सरकार तय करती है, कौन से रेशियो एनपीके का कितना होगा। सरकार का एक सब्सिडी बिल भी है, जो उर्वरक आते हैं बाहर से, 1,65,000 करोड़ का पिछले वित्तीय वर्ष में खर्चा हुआ था, जो कि अब बजट कम करके 1,30,000 करोड़ कर दिया गया। मतलब उर्वरकों के परचेज में सरकार कटौती करना चाहती है। और एक तरफ लखपति दीदी का नारा भी देती है, जिसमें ड्रोन के द्वारा फर्टिलाइजर्स जो है वो ज़मीन आपके खेत में स्प्रेड किए जाएंगे, जिससे फर्टिलाइजर्स के कंजम्पशन में भी कम होगी, और एक सह रोजगार महिलाओं को मिलेगा जो ड्रोन चला सकेंगी और उससे अपना धन कमा सकेंगी। अब उन ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? उन ड्रोन्स का इस्तेमाल शंभू बॉर्डर पे किसानों पे आंसू बॉम्ब गिरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने ड्रोन के द्वारा बॉम्ब फेंके जाने
इराक वॉर में देखे थे, अमेरिका का जब इराक वॉर हुआ था तो बड़ा ऐसा लगता था ऐसे बम होता है, ऐसे फटता है, पर उसका एक्सपीरियंस शंभू बॉर्डर पे लाइव मिल गया हम लोगों को कि कैसे बम फेंका जाता है, कैसे उस गैस के रिसाव से एक बदबू आती है और आंखों में जलन होती है और स्किन में इरिटेशन होती है। तो किसानों ने एक्सपीरियंस कर लिया। बड़े बड़े कटीले तार, बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई, उन कीलों को किसानों ने निकाला और कहा कि इन कीलों से अब हम अपने तंबू गाड़ेंगे टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जब पहुंचे। किसानों ने एमएसपी की जो बात कही उसमें 12 लाख करोड़ रुपए का जिक्र आया कि 12 लाख करोड़ रुपए सरकार का व्यय हो जाएगा अगर एमएसपी देनी पड़ेगी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एमएसपी पे कुल परचेज पूरे देश में 6% से ज्यादा नहीं, क्योंकि जब किसान उपज करता है तो वो अपने लिए भी करता है, उसको अपनी कंजम्पशन के लिए भी करता है। वो क्योंकि कई बार उसको दूसरी फसल लगाने के लिए समय कम होता है तो उसको खुले बाजार में भी बेचता है, उसको पैसा कैश नकदी मिल जाती है। वो सरकारी गोदामों में तब जाता है जब उसके पास समय भी रहे और उसके पास अगली फसल लगाने के लिए उसके पास क्रेडिट भी हो, फैसिलिटी भी हो। इसलिए वो जाता है कि शायद मुझे 4 पैसे फालतू मिल जाए। वो भंडारण नहीं करता। भंडारण तो अब एफसीआई के गोदामों पे अदानी की चाबी है, क्योंकि अदानी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अगर एफसीआई के गोदामों में पड़ा अनाज अगर बिकेगा, उसमें प्रॉफिट होगा तो अदानी 50% का हिस्सेदार होगा, और अगर वो अनाज नुकसान में बिकेगा तो एफसीआई किराया अदानी को देगी। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से। तो सरकार के रवैये को देखकर, एफसीआई के कॉन्ट्रैक्ट को देखकर, साइलोस को देखकर किसान के दिमाग में आया अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो कल को ये जो कर्जा हमारे सिर पे चढ़ा है, सरकार कर्जा माफ कर नहीं रही, ये भी एक प्रमुख डिमांड है। एमएसपी मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पे, जिनको आपने भारत रत्न से सम्मानित किया, और आप ही जब सीएम थे तो आपने, चेयरमैन थे चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी के, तो आप ही ने ये प्रस्ताव यूपी की सरकार को दिया था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री आप बन गए 2015 में, आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया ये कह के कि हमारे पास पैसा नहीं। बात पैसे की नहीं है, बात नियत की है, बात नीति की है। नीति ये कहती है कि जो आपने वादा किया उसको पूरा करना चाहिए, और नियत ये बताती है कि आप उन वादों को पूरा करना कभी चाहते ही नहीं थे। आप सिर्फ सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, राम मंदिर का अनुष्ठान करना चाहते थे, आप विश्व गुरु बनना चाहते थे, आप नई पार्लियामेंट बना के उसमें संगोल की राजनीति करना चाहते थे, आप अघोषित इमरजेंसी में तमाम शिक्षार्थी, कमेरे और आपके किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, सबका शोषण करना चाहते थे। बेरोजगारी की दर 20 से 24 साल की उम्र में सीएमआई का डेटा कहता है 45% पार कर चुकी है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में सांप्रदायिकता चरम सीमा पर है, मज़ारों को तोड़ा जाता है, मंदिरों को बनाया जाता है। तो ये जो राजनीति है ये देश के लिए घातक है। किसानों के लिए इस बात को अध्ययन करके समझ लिया था कि मोदी जो है किसान विरोधी है, और मोदी सरकार किसान विरोधी है। जो किसान जो किसान के साथ है वो सरकार के साथ कभी भी नहीं रह सकता, और ये बात टाइम एंड अगेन प्रूव हो गई, एक बार नहीं कई बार। सरकार को ये लगा कि किसान अब वापस नहीं आएंगे, ये तो लॉकडाउन हो गया, फोर्सेस कम थी, लोग सड़क पे कम निकल रहे थे, डर था, तो इस वजह से ये दिल्ली पहुंच गए, अब कभी नहीं आएंगे और ना हम इनको आने देंगे। तो ये विश्वास जो सरकार का है, किसान जो है उस विश्वास को तोड़ेगा। वो उसने आज ये कह दिया, ये आज हमारा पहला दिन था, अभी और कई दिन हम यहां रुकेंगे। महाभारत में जब शंख का उद्घोषण होता है शाम को, तो लोग अपना लंगर लगाते हैं। जब वो लंगर लगाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं किसान कि ये पुलिस फोर्स का आदमी है, या इसने हम पे आंसू गैस का गोला चलाया था, या इसने नौजवानों पे रबड़ बुलेट चलाई, कई लोग इंजर्ड हो गए, 2 मीडिया कर्मी भी घायल हुए, 3-4 किसानों को भी बड़ी चोटें आई, और जो आंसू गैस के गोले बंदूकों से छोड़े गए वो भी किसानों को ऊपर टारगेट करके छोड़े गए। उसमें कई किसान हाथ हुए, इंजर्ड हुए, किसी के पैर पे चोट लगी, किसी के सर पे चोट लगी। कर्नाटक से किसानों का जत्था आंदोलन में जाने के लिए दिल्ली पहुंचने वाला था, मध्य प्रदेश के भोपाल में उनको सोए हुए किसानों को
बर्बरतापूर्वक बाहर निकाल कर, आपको महात्मा गांधी का किस्सा याद होगा साउथ अफ्रीका का, वही हुआ। उनको बर्बरतापूर्वक बाहर निकाल के अरेस्ट किया गया और एक किसान नेता की धर्मपत्नी को सिर पे गंभीर चोटें आई, उनको अस्पताल जाना पड़ा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गंगानगर में और आपके हनुमानगढ़ में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है, किसानों को वहां से आने नहीं दिया जा रहा। डबल इंजन की सरकार है ना राजस्थान में, पिछली बार तो नहीं थी। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ट्रेन में से किसानों को बाहर निकाल लिया जाएगा। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, तमाम धर्म दमनकारी नीतियों से किसानों को हाथ किया जाएगा, उनके घरों पर जाके छापे डाले जाएंगे, उनके घर परिवार के लोगों को धमकी दी जाएगी, तहसीलदारों के फोन जाएंगे, डीसी के फोन जाएंगे, एसपी सिटी के फोन जाएंगे, क्योंकि देश का किसान देशद्रोही है। ये सरकार ये मान चुकी है और अब जाति और धर्म के नाम पे लोगों का ऐसा बंटवारा कर चुकी है कि उसको किसान वर्ग समझ में नहीं आता, क्योंकि किसान वर्ग ही ऐसा वर्ग है जिसने मोदी को पिछली बार 3 कृषि कानूनों पर झुका दिया था, क्योंकि वो 36 बिरादरी है, वो एक थाली में खाती है, वो एक टेंट के नीचे रहती है, वो इस देश की राजनीति के परिवेश को झुटला देती है कि इस देश का नागरिक, इस देश का किसान सिर्फ सारी बिरादरियों में अपनी पैठ रखता है, मानता है। वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे डिवाइडेड नहीं है। कुछ साथी उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि अगर जात में नहीं बटा किसान तो बीजेपी को वोट कैसे जाता है। उन साथियों से मेरा ये कहना है, वोट बीजेपी को नहीं जाता है, वैकल्पिक विपक्ष नहीं है, विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में नरेशन नहीं है, तो वहां का नागरिक वो पहले है, फिर वो वर्ग से किसान है। किसान विरोधी नीतियां तो मोदी की उसको समझ में आती हैं, पर योगी राज में वो देखता है कि योगी का वैकल्पिक अगर कोई विकल्प नहीं होगा तो अपने वोट को वो क्षति नहीं करना चाहता, इस वजह से शायद वो बीजेपी को वोट करता है। और अगर मोदी जी को वो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यूपी में वोट करता है तो इसीलिए करता है कि उसको लगता है कि मोदी जी कभी तो सुनेंगे, वो मौका देता है, वो कमजोर नहीं है। उसके जनमत को आप कमजोर मत समझिए, पर इस सरकार को जनमत से क्या लेना देना। मध्य प्रदेश में सरकार गिराती है, कर्नाटक में सरकार गिराती है, राजस्थान में कोशिश करती है। इस सरकार ने जनमत का अपमान किया हर स्टेट में, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे मनरेगा मजदूरों की पेमेंट वेस्ट बंगाल को नहीं मिलती है। डबल इंजन की सरकारों में आपके आर्टिकल 19 और 20 में आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जर्नलिस्टिक फ्रीडम, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसको नजरअंदाज करती है। हमारे नागरिकों के संवैधानिक हकों का हनन करती है, मानवाधिकार का हनन करती है। जिस तरीके से उन्होंने किसानों पे आंसू गैस के बॉम्ब छोड़े, और कल से ये दमनकारी नीतियों पे लगी हुई है और सरकार वार्ता भी कर रही है। एक तरफ तो वार्ता करती है और दूसरी तरफ आपके घर पे जाके आपके बच्चों को, आपके परिवार को धमकाती है। तो ऐसी सरकार से आप कैसे डील कर सकते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ ये सोच मैं आपके मन में छोड़े जाता हूं कि आप सोचें कि इस देश की राजनीति में किसान ठीक है या इस देश की सरकार ठीक है, जो नीतियों से एक आम किसान को, एक आम मजदूर को, एक आम कमेरे को, एक आम महिला के हकों को छीनती है, उनका मुंह बंद करना चाहती है और उनकी जमीनें कॉरपोरेट्स को देकर कॉरपोरेट फार्मिंग कर कर इस देश का उज्जवल भविष्य बनना चाहती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर नई रिपोर्ट के साथ आप लोगों से रूबरू होऊंगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।